तो पहला हम इसको पढ़ के सुना दे रहे हैं, ठीक है, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जीवन की उत्पत्ति की बात करेंगे। जब भी प्रयास करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति का अनुमान था, अगर बात करें 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई, तथा कालांतर में इस पे जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिनमें से रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। तो अगर पूछेगा जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत की बात करेंगे तो क्या रहेगा सिद्धांत का नाम? क्या रहेगा सिद्धांत का नाम? ठीक है, ध्यान में, रासायनिक उद्विकास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रासायनिक उद्विकास। ठीक है, अब बात के इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है? ए आई ऑपेरिन। ठीक है, ए आई ऑपेरिन ने, ठीक है, भौतिकवाद या फिर पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की। ठीक है, तो रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति जो हुई है, इसके बारे में सिद्धांत जो प्रस्तुत करते हैं, कौन प्रस्तुत करते हैं? तो रूसी जीव रसायन शास्त्र, इनका नाम ए आई ऑपेरिन। उन्होंने मतलब इसके सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत की है? तो भौतिकवाद या फिर यथार्थ पदार्थवाद, इसको मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से मतलब इन्होंने प्रस्तुत की है, और जो उनकी पुस्तक में है, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति में छपी। ठीक है, इनके प्रमुख बात करेंगे, इनके प्रमुख तथ्य क्या क्या है इसमें देखेंगे। तो जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। आदि सागर के जल में, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स वायरस है, ठीक है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन्स वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी, ठीक है, हेट्रोट्रोपिक से अवायुजीव, जिसको एनारोबिक कहते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 3.8 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, कला युक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने। ठीक है, जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण प्रारंभ हुआ। ठीक है, स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में, ठीक है, नीले हरे सवाल है। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्वपोषी आदि जीव वर्तमान में कौन है, तो क्या बताएंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी सर, बिल्कुल ठीक है, तो ये स्वपोषी होता है। जीव स्वपोषी नहीं होता है, लेकिन ये जो है आपका ना, ठीक है, नीले और हरे सवाल जो है क्या है, स्वपोषी है। ठीक है, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें सर्वप्रथम जीव जगत के सारे जीव जीवाणु के अलावा बने। ठीक है, जीवाणु के अलावा बने, जिनमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीव, ठीक है, जिसमें जीवाणु क्या था, शामिल नहीं था। ठीक है, ध्यान रखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति होती है, उसमें मतलब वर्तमान जीव जगत के सारे जीव शामिल होते, लेकिन उसमें क्या थे, जीवाणु नहीं शामिल थे। ठीक है, प्राचीन आदिम, सबसे पहला क्या? जो जीव हुआ वो वायरस हुआ। हाँ, वो तो वही बोल रहे हैं, क्योंकि बाद में जो होता तो उसमें जीवाणु तो नहीं शामिल था, मतलब जीवाणु की उत्पत्ति पहले हो गई थी। ठीक है, प्राचीन आदिम, ठीक, बोलिए। लेकिन जीवाणु आपका प्रोकैरियोटिक में ही आता है ना? हाँ, तो बोल तो रहा है, इसमें से 2 अरब वर्ष प्रोकैरियोटिक कोशिका का उत्पत्ति हुई, लेकिन इसमें जीवाणु नहीं शामिल था। ठीक है, जीवाणु के अलावा, इसको जीवाणु को छोड़ के। ठीक है, ठीक है, यूकैरियोटिक में यूकेरियोटिक, यहाँ पे यूकेरियोटिक की बात हो रही है। देख, बता रहा 2 अरब वर्ष पूर्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनमें वर्तमान जीव जगत के सारे जीव तो आते हैं, लेकिन जीवाणु नहीं आते। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे, प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी। ठीक है, क्या थी इसमें? ऑक्सीजन गैस जो थी नगण्य थी या फिर अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन की बात करें CH4, अमोनिया की बात करें NH3, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो क्या CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जैव विकास। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ ठीक है, जैव विकास के मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत की बात करेंगे तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना परिवर्तन के साथ अवतरण, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अत्यधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही मतलब जैव विकास कहलाता है। और यहाँ पे बात करेंगे कुछ वैज्ञानिक का नाम है, जिसमें बात करें लैमार्क है, चार्ल्स डार्विन है, हुगो डिब्रीज है, आदि वैज्ञानिक के ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत शाखाएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। जिसे सबसे पहले जो है लैमार्क प्रिज्म है, जिसको लैमार्क बाद कहते हैं। तो लैमार्क बाद में क्या होता था, तो जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक, ठीक है, 3 बैपिटिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किए। क्या नाम है? बीडी लैमार्क ने प्रस्तुत किए, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक है फिलोसफी जूलॉजिक। अगर पूछेगा लैमार्क की पुस्तक कौन सा है, तो पुस्तक का नाम क्या बताएंगे, तो फिलोसफी जूलॉजिक। क्या बताएंगे? पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसफी जूलॉजिक। इसमें मतलब सबसे पहले उसने मतलब क्या दिया था, जैव विकास की परिकल्पना पे पहला तर्क संगत मतलब फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैपिटिस्टे दी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था? 1809 में उनकी जो पुस्तक जो थी फिलोसफी जूलॉजिक, उसमें। ठीक है, इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्क बाद कहते हैं। यह निम्नलिखित
ये निम्नलिखित मूल धारणाओं पे आधारित है। बड़े होने की प्रवृत्ति, ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग या फिर अनुपयोग का प्रभाव, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागत का मतलब क्या बोलते हैं, वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों का उपयोग एवं, ठीक है, अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वो अंग जिनका प्रयोग कम होता है वो निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सांपों को टांगों का अभाव, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जिराफ का जो बात करेंगे, गर्दन इसलिए लंबा हो जाता है, जिराफ जो है मतलब क्या करता है, क्या करने के लिए उसका गर्दन लंबा होता है, वो मतलब अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए अपने सर को ऊपर करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊंचे विरोची की पत्तियां खाने के लिए। अगली टांगों एवं गर्दन का अत्यधिक उपयोग होने से इनकी टांगे की अधिक लंबाई होती है। घास की उपलब्धता से अगली टांगे और गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम मतलब लंबाई होती है। ठीक है, तो लेमार्कवाद के अनुसार अंगों का उपयोग अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद्विकास का क्रम का यहाँ पे एक रेखा चित्र आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे डार्विनवाद। डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सिद्धांत दिया आपका चार्ल्स डार्विन ने। ठीक, कहाँ के वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, कहाँ के वैज्ञानिक थे ये, ठीक है, तो ध्यान में रखना, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड। ठीक है, डार्विन कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के जैव विकास विद थे, ध्यान में रखना। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को, ठीक है, डार्विनवाद या फिर प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी पूछता है। डार्विनवाद नहीं पूछेगा, पूछेगा प्राकृतिक वर्णवाद का थ्योरी जो था या फिर सिद्धांत जो किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। ठीक है, कब दिया, तो इनकी विस्तृत व्याख्या जो है किन पुस्तक में मिलती है, तो प्राकृति द्वारा वनस्पति की उत्पत्ति, प्राकृतिक द्वारा वनस्पति की उत्पत्ति जो पुस्तक जो 1859 में छपी, इसमें इन्होंने इन चीजों को मतलब क्या किया, प्रस्तुत किया है। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है कि जीवों में प्रचुर संतानों उत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता, जीवन संघर्ष, स्ट्रगलर फॉर, ठीक है, एग्जिस्टेंस, ठीक है, विभिन्नताएं उनकी, ठीक है, वंशागति, ठीक है, योग्यता की अतिजीवता, और यह प्राकृतिक चयन है। ठीक है, तो प्राकृतिक चयन का भी थ्योरी कभी पूछ देता है, तो किसका है, डार्विन का है। यह भी आपको क्या रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे उत्परिवर्तनवाद का थ्योरी किसने दिया, तो यहाँ पे आप प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो उत्परिवर्तनवाद का, इसको बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी, किसने दिया था बताइए, किसने दिया था, तो हुगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने दिया था, बिल्कुल ठीक है, हुगो डी ब्रीज ने क्या दिया था, उत्परिवर्तनवाद का थ्योरी दिया था। जैव विकास का उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत इंग्लैंड के पादप शास्त्री, ठीक है, हुगो डी ब्रीज ने दिया। उन्होंने अपना प्रयोग मतलब सांधे, ठीक है, किस पे किया, तो उन्होंने मतलब एक पौधा पे किया जिसका नाम था सांधे प्रीमरोज, क्या नाम है, सांधे प्रीमरोज नामक पौधे पे किया। और उस क्या बोलते हैं उसको, इवनिंग प्राइमरोज, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे वहां पे लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ, इसका वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में लिखा सांधे प्रीमरोज, हाँ इवनिंग बोल सकते हैं, और वैज्ञानिक नाम क्या है, आइनोथेरा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आइनोथेरा लेमार्कियाना जो होता है, इसका मतलब क्या, वैज्ञानिक नाम है, नामक पौधे पे इन्होंने किया। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। ठीक है, जाति का पहला रहस्य जिसमें क्या नाम है, जाति का पहला रहस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है, उत्परिवर्तित कहलाता है। ठीक है, जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्द जो निकल कर आता है जिससे एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्कियो, ठीक है, ऑर्कियो पटेरिक्स, ये क्या होता है, ऑर्कियो पटेरिक्स क्या होता है बताइए। आप देखेंगे जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पंछी था, ध्यान है, जिसके जीवाश्म का लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले हैं। तो पूछेगा आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, ठीक है, तो ये आपको क्या बताना है, तो सबसे पहले बताना पंछी बताना है, क्या बताना है, लेकिन ये किसके बीच का पंछी था। ठीक है, तो ये देखेंगे, ठीक है, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच संयोजक करीब मतलब था, कनेक्टिंग लिंक स्थापित करता था, किसके किसके बीच में, तो रेप्टाइल्स एवं पंछी के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसमें मतलब सरीसृप की भौतिक जो थी लंबी मतलब पूंछ होती थी, चोंच में दांत था, अग्रपादों में अंगुलियों के पंजे होते थे, इसके बावजूद वो क्या था, पंछी था। और आर्कियोप्टेरिक्स जो क्या था, एक पंछी था, लेकिन किसके किसके बीच की कड़ी मानी जाती थी, तो क्या बताएंगे, रेप्टाइल्स एवं बर्ड्स,
बहुत सुंदर। रेप्टाइल्स एवं बर्ड्स के बीच की करी थी, क्योंकि इनके मतलब अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों के रूपांतरित हो चुके थे। ठीक है। तीसरा जो है युगलिना, युगलिना का बात करेंगे, हरा, इनको सवाल कहते हैं, पीला सवाल कहते हैं, क्या बोलते हैं? हरा सेवाल, बहुत सुंदर। हरा नहीं युगलिना की हरा बात सेवाल करेंगे। नहीं, ग्रीन प्रोटोजोआ, सही है। ठीक। युगलिना की बात करें तो पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक करी मानते हैं। ठीक है। तो पादप एवं जंतु के बीच की करी किसे मानते हैं, तो क्या बताएंगे? युगलिना। युगलिना, युगलिना को। ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं ना, तो एक है नियोपाइलिना। नियोपाइलिना जो था किसके किसके बीच की करी है? एनिलिडा मोलस्का। बहुत सुना। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की करी क्या है, तो नियोपाइलिना है। ठीक है। उसका प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया की बात करके निम्न कोटि के स्तनियों का एक उपवर्ग है। रेप्टाइल्स और बहुत सुंदर। मेमल्स। ठीक है। प्रोटोथीरिया की बात करेंगे तो निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकेडिना, ठीक है, बत्तख चूची, ठीक है, उसके बाद पैलेटिपैक्स आदि जीव आते हैं। ठीक है। ये सरीसृप और स्तनियों, ठीक है, रेप्टाइल्स और मतलब मैमल्स के बीच का करी माना जाता है। ठीक है। तो किसके किसके बीच का करी मानते हैं, क्या बताएंगे? रेप्टाइल्स एवं मेमल्स। बिल्कुल। रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कड़ी किसे मानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, प्रोटोथीरिया को मानते हैं। ठीक है। जिसके एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, प्रोटोथीरिया के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एकिडना प्लेटिपस। बहुत सुंदर। एकिडना हो गया, ठीक है, प्लेटिपस हो गया, बत्तख चूची प्लेटिपस जिसको कहते हैं, वो मतलब दोनों के दोनों इसके करी हो जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं डायनासोर। बहुत फिल्म देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है। डायनासोर की बात करें, सरीसृप थे। ठीक है। क्या था डायनासोर? एक सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या, ठीक है, मेसोजोइक महाकल्प, ठीक है, में थे। मध्यजीवी महाकल्प को तीन कल्प को, ठीक है, टायरेसिक कल्प, जुरेसिक कल्प या फिर क्रेटियस कल्प में बांटा गया। ठीक है। कितने कल्प में बांटा गया? तो टेरेसिक कल्प, तीन जुरेसिक कल्प, कल्प, ठीक है, ट्रायसिक, क्रेटियस कल्प, जुरेसिक, तीनों कल्प में इसको क्या क्रिटेशियस। किया गया, बांट दिया गया। ठीक है। अब चलते हैं मैमथ। मैमथ को बात करेंगे, किसका पूर्वज माना जाता है? ये वर्तमान समय में विलुप्त हो चुका है, लेकिन हाथी का, किसका पूर्वज था? बिल्कुल। तो हाथी का हाथी। पूर्वज जो था मैमथ था। ठीक है। ध्यान में। अब चलेंगे क्रोम मैग्नोन। क्रोम मैग्नोन की बात करेंगे तो मनुष्य के आधुनिक आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की उपजाति होमोसेपियंस, ठीक है, फॉसिल्स मानते हैं। ठीक है। क्रो मैग्नन का शरीर गठा हुआ था और लगभग 180 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा तथा कपाल गुहा, ठीक है, कपाल गुहा की बात करेंगे तो एक 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर का था। ठीक है। मतलब गोलाकार था। ठीक है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो किस क्रो मैग्नोन की बात करेंगे, ये किससे संबंधित है क्रो मैग्नोन? मनुष्य के आदि होमोसेपियंस है, या फिर जो आधुनिक मानव का जो होमोसेपियन जो आधुनिक मानव, उसे सीधा पूर्व में आधुनिक मानव की उपजाति थी। ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। अब चलेंगे, इसकी हाइट पूछ सकता है। ठीक है। अप्रोक्स इसकी हाइट कितनी हुआ करती थी? 6 फीट। फीट। बहुत सुंदर, बेहतरीन। बिल्कुल 180 सेंटीमीटर। ठीक है। आप देखेंगे डोनिसोवन। डोनिसोवन किसकी प्रजाति थी, क्या बताएंगे? आदि मानव आदि मानव की। बिल्कुल। डेनिसोवन की बात करें कि आदि मानव की प्रजाति थी, जो यूरेशिया के जंगलों में, ठीक है, लगभग कब निवास करती थी? 1.5 से मतलब 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं से प्राप्ति अस्थि अवशेषों से इसकी मतलब पहचान हुई थी, तथा फिर से चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा की गई। ठीक है। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई तिब्बत से प्राप्त, ठीक है, डेनिसोवन का जबड़ा उत्तर मध्य, ठीक है, उत्तर मध्य है प्लाईस्टोनिक काल, जो कि लगभग 1.6 लाख वर्ष का पूर्व का समय का है। ठीक है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और मतलब नियंदर स्थल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालीन मानव प्रजाति मानी जाती है। ठीक है। न तो ये होमोसेपियंस है, नहीं तो नियंदरथल है, ये मतलब तीसरे प्रकार की मतलब एक पृथक मतलब समकालीन मतलब मानव प्रजाति मानी जाती है। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? तो डेनिसोवन। कहां से मिली है डेनिसोवन? इसकी कंकाल कहां से मिले, इसके अस्थि कहां से मिले हैं? प्रिया की गुफा से। साइबेरिया। और कहां से मिले? 2 जगह से मिले ना, साइबेरिया की गुफा के अलावा। तो तिब्बत की गुफा से भी मिला, साइबेरिया की गुफा से भी मिला है। ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब चलते इसके ऊपर जो प्रश्न आता है वो हमारा प्रश्न आएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? बिल्कुल भी नहीं थी।
कौन सी गैस नहीं थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बिल्कुल ऑक्सीजन गैस हमारा नहीं थी, ठीक ऑक्सीजन। है, ऑक्सीजन नहीं थी, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं था, राइट आंसर। अब देखिए वर्तमान समय के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उत्पत्ति आज से लगभग कितना वर्ष को पूर्व हुआ? 2 लाख वर्ष 4.5। पहले। 2 लाख। ठीक है, वही डी नंबर। बिल्कुल ठीक है, ये 2 लाख ही लिखा हुआ है, तो हमको 20 करोड़ लग लिखा हुआ है, ठीक है, 2 अरब है ये, दो मतलब 2 लाख करोड़ लिखा है क्या? देखिए 2 लाख करोड़ हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये कितना पढ़ लीजिए, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2 दस लाख हजार करोड़ लाख, हो 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़, और अब 2 अरब है ये, वही तो कह रहा हूँ। गलत नहीं ना बोलना, 2 अरब होगा, ठीक है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ, ठीक है, क्या जरूरत है इतना शून्य बढ़ाने का, 2 अरब 2 लाख ये ऐसे नहीं लिख सकते थे, बेवकूफी वाला काम, ठीक है। पृथ्वी का सबसे पुराना, सोचता है आप भी थोड़ा मेहनत करें, ठीक है। पृथ्वी का सबसे, ये सीधा सीधा पूछा होगा ना, इसीलिए पूछा हुआ है, बीपीएस, अच्छा बीपीएससी है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित ब्लू सवाल। ग्रीन नील हरित शैवाल। बहुत सुंदर, नीलगिरी शैवाल की बात करें, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये मतलब क्या थी, फोटोसिंथेसिस करती थी ये, जी सर, करता था। बिल्कुल ठीक है, प्रकाश बिल्कुल में ठीक तभी है। तो भोजन यहाँ पे बनता लिखा था। हुआ है, जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ हुआ, ठीक है। कल से ऐसे आप भी लोग को शैवाल टॉपिक जो है मिलेगा, ना ठीक है, आज सर, रात में सबसे कल अधिक क्या पढ़कर आना है, हमने आप लोगों के लिए 150 टॉपिक का निर्माण किया है, 150 टॉपिक का निर्माण किया, जिसमें से एक दिन में 5-5 टॉपिक, 10-10 टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज से आप लोग को टॉपिक मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी के लिए 150 टॉपिक बना हुआ, एक दिन में 8 से 10 टॉपिक को हम लोग को कंप्लीट करते हुए चलना। जैसे मान लीजिए बीपीएससी में कोई प्रश्न पूछा विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, तब उत्परिवर्तन सिद्धांत से जितना भी थ्योरी जो है ना, वो टॉपिक नंबर 1 में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बीपीएससी ने पूछा 7 नीचे योजना, अगर कोई प्रश्न पूछा, ठीक है, तो 7 नीचे योजना से जितना भी प्रश्न बनता है 1 से 2 उसको रिवीजन करने के, तो एक टॉपिक दे देंगे 7 नीचे योजना, जैसे समझा रहा हूँ, एक टॉपिक विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत देते, ऐसे 8 से 10 टॉपिक मिलेगा। आप कहीं से भी पढ़ के आ सकते हैं, डजेंट मैटर आपके पास क्या सोर्सेस है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, उस पर जितना प्रश्न बन जा सकता है इतना प्रश्न करेंगे, ठीक है। और लगभग 150 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जो कि पूरी तरह बेसिस किस पे होगा, तो आपका जो 68वीं बीपीएससी में जो 150 क्वेश्चन जो पूछा गया ना, उसी पे मतलब टॉपिक को बनाया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो वही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज से आप लोग को टॉपिक मिलना शुरू होगा। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्ण निम्न किस पे आधारित था, ठीक है, बताइए किस पे आधारित था? ओवर प्रोडक्शन पे, स्ट्रगलर फॉर, नहीं तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ही था ना, किस पे बेसिस था, सो पूछ रहा है, सारे पे था, ठीक है। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की बात करेंगे, स्ट्रगलर फॉर द एग्जिस्टेंस एवं मतलब वेरिएशंस की बात करेंगे, ओवर प्रोडक्शन की बात करेंगे, सब पे मतलब डार्विन का मतलब जो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो था लागू होता था। कब छपी थी पुस्तक, कब छपी थी, साल बताइए तो? 1859। 18, नाम क्या था किताब का जिसमें छपी थी? थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, क्या नाम है? थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक चुनाव, ठीक है, क्या नाम था पुस्तक का? नाम था प्राकृतिक चुनाव, ठीक है, ध्यान में रखिए, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों का उत्पत्ति, ठीक है, हिंदी में इस पुस्तक छपी थी 1859 में। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखी, तो क्या बताएंगे? द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज किसने लिखा था? बिल्कुल ठीक है, किसने लिखा था, ध्यान में रखें, किसने लिखा था? तो डार्विन ने लिखा था, ठीक है, किसने लिखा था? डार्विन ने लिखा था। कौन सी पुस्तक लिखा था? द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने? डार्विन ने लिखा था, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के क्या थे? चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के कौन थे? बॉटनिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को, इसको क्या बोलता है? तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। चलिए, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे? विकासवाद के सिद्धांत डार्विन ने दिया, बहुत सुंदर। चलिए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, लैमार्क ने जैव विकास के सिद्धांत को सर्वप्रथम समझाया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो क्या बताएंगे? बहुत सुंदर, किसने किया? हुगो डी ब्रिज ने किया, ठीक है, बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। आप चलेंगे इसमें से सूची को मिलाइए, चलिए मिलाइए तो जल्दी से, क्या होगा? उत्परिवर्तन किसमें जाएगा? उत्परिवर्तन, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, विकास का सिद्धांत डार्विन, बहुत सुंदर। चलिए, ओपेरॉन का अवधारणा बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक। ये ओपेरॉन का अवधारणा किसमें जाएगा? ओपेरॉन की अवधारणा ये एक दिन की संकल्प बीडल और मतलब टैटम ने की थी, ठीक है, मतलब इसका आंसर बी।
ठीक है, ए के 4, ए के 4 ठीक है, उसका बी का 3, बी का 3 बिल्कुल ठीक है, सी का 1 ठीक है, एक जीन के एंजाइम की प्रक्रिया बैडल और टीटम ने, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, आप चलेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुब्रो दी ब्रिज, ठीक है, विकास का सिद्धांत डार्विन, ठीक है, एक जीन के एंजाइम की परिकल्पना बीडम और टैटम, ओपेरॉन की अवधारणा जैकब पापोनोड। ठीक है, 1 मिनट रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है, विकास का मुख्य कारक उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा विकास का मुख्य कारक। नेचुरल सिलेक्शन। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वर्ण। बिल्कुल, प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, तो विकास का मुख्य कारक की बात करेंगे तो क्या होगा? प्राकृतिक वर्ण हो जाएगा। बहुत सुंदर, बेहतरीन बताया आपने। आगे चलेंगे। आगे, जब विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है, क्या किया जाता है? अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अंगों का मतलब क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या, कौन सा अंग लोप हो जा गया सांप का? कुछ अभाव पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? कौन सी बिल्ली विलुप्त हो गई, इसलिए भारत बाहर से मंगा रहा है? ठीक है, चीता। ठीक है, चीता को लेकर भारत में क्या चलाया जा रहा है? कौन सा? सर एक कैट कुछ का अभियान चलाया जा रहा है। चीता प्रोग्राम। तो बिग कैट अलायंस में, ठीक है, कितने प्रकार के बिल्लियों को शामिल किया जा रहा है? 12 7 टाइप्स, 8 टाइप्स, कितने टाइप्स? 7 टाइप्स है। ठीक है, क्या है? 7 7 टाइप्स है। टाइप ठीक है, है। 7 टाइप्स है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, प्रश्नगत विकल्प में चीता एक अकेला पशु है जो कि भारत में विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तेंदुआ तो भारत में बहुत है। ठीक है, आधुनिक मनुष्य के काल में पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य के हाल में का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मानुस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। शब्द की बात करेंगे। शब्द जो है डेली शोबेन कभी कभी समाचार पत्रों में रहता है, किस संदर्भ में रहता है बताइए? आदि मानव की जाति। एक आदमी मर जाती। क्या? बिल्कुल, तो क्यों रहता है? तो ध्यान में रखिए, आदि मानव के, बिल्कुल आदि मानव के जाति से संबंधित है। ठीक है, आप चलेंगे प्रश्न जो है आपका कौन सा प्रश्न लेंगे? 15 नंबर। ठीक है, ऑर्कियोपटेरिक्स क्या है? पक्षी है। जो ऑर्कियोपटेरिक्स रखेंगे। ऑर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच में योजक करी है? किसके वर्ग में है? सरीसृप और पक्षी का है। सरीसृप और पक्षी। किसके पूर्वज है? मैमथ किसके पूर्वज है? हाथी के पूर्वज है, मैमथ है। ठीक है, मैमथ से मामूथ। ठीक है, डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? बेहतरीन बताया आपने। ठीक है, बेहतरीन। ठीक है, अब बाकी डायनासोर रहे कहाँ रहे, किस युग में डायनासोर रहे, क्या बताएंगे? मेसोजोइक में रहे। बहुत सुंदर। ठीक है, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बताइए कौन सा क्रम सही है, तो क्या बताएंगे? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू जो है सही है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बहुत सुंदर। ठीक है, आप लोग वर्गीकी पढ़ेंगे, तब तक आप लोग कुछ पूछिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग भी कुछ करा सकते हैं, अगर इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी यहाँ पे नहीं रहेगी। तो जिनको जो इच्छा